स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल द लर्निंग पॉइंट में। और मेरा नाम है अतुल। तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मतलब नगरी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है उसे क्या बोला जाता है? नगरी सभ्यता। अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता क्या है तो आप उसे नगरी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही वाक्य है। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आ जाएगा आपके पास। तो पार्ट 1 में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ विशेष तत्व और कुछ यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ से हुई और अब हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, ये सब हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 के बीच में हुई थी। मतलब 1921 से 22 के बीच में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और किन व्यक्तियों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, किन व्यक्तियों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी तथा जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। मतलब ये जो तीन व्यक्ति हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जो तीन व्यक्ति हैं कौन कौन से? दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी और जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। मतलब इन तीनों व्यक्तियों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? 1921 से 22 के बीच में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की जब इन्होंने खोज की तब इन्हें कैसे कैसी जानकारी प्राप्त हुई, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि इन तीन व्यक्तियों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। निर्वाह मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि निर्वाह क्या है। निर्वाह मतलब होता है कि रहन सहन। मतलब उनका हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे वो रहते कैसे थे, वो अपना मतलब काम कैसे करते थे, मतलब उनका रहना सहना, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के वो लोग कैसे रहा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे तथा जानवर से अपना भोजन प्राप्त करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कई प्रकार के पेड़ पौधे खाते थे। मतलब पेड़ पौधे से जैसे कोई फ्रूट रूट जितने भी होते हैं जो पेड़ पौधे में लगे रहते हैं वो सब तोड़ के खाते थे तथा जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे और जानवरों को शिकार करके या उन्हें मार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन जो मछली उनका मुख्य आहार थी, जो मछली थी मतलब मुख्य आहार थी उनकी, जो डाइट में जो मछली था उनका मुख्य आहार था। मतलब ये सब चीज़ तो खाते थे लेकिन जो मछली है वो सबसे ज़्यादा खाते थे, क्योंकि हड़प्पा लोगों को ज़्यादा काम भी करना पड़ता था इसलिए वो मछली का सेवन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाजों में गेहूँ, जौ दल और सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। जो हड़प्पा सभ्यता के यहाँ जो फसल होती थी उसमें कौन कौन से थे? गेहूँ, जौ दल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। ये सब चीज़ें आज भी उगती है। तो मतलब इसमें कोई डिफरेंट नहीं है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये क्या उनके यहाँ फसल में क्या उगाते थे लोग? गेहूँ, जौ दल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। वो जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे उनमें भेड़, बकरी तथा भैंस सूअर शामिल थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो वो जो जानवरों से मतलब कौन कौन से ऐसे जानवर थे जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन प्राप्त करते थे। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। नहीं तो आ सकता है कि अगर आप लिखो अपने एक पेपर में हड़प्पा सभ्यता के लोग रहन सहन के क्या तरीके थे, तब भी आप उसमें ये चीज़ें लिख सकते थे। मतलब वो जिन जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे उन जानवरों से भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि जानवर भी शामिल थे। उन्हें वो शिकार करके उनका भोजन करते थे। वे जिन जानवरों को वे जिन जानवरों को खाते थे मतलब अपना भोजन प्राप्त करते थे उनमें से कुछ जानवर उनके पालतू खुद के भी जानवर होते थे। मतलब जो उन्हें पालते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पालते थे उनके भी खुद के जानवर होते थे तो उनको भी मार के खा लेते थे। लेकिन ये नहीं कि हमेशा उनको मार खाते थे, जब कोई भोजन वोजन उनके पास नहीं होता था तब वे उन्हें मार के खा लेते थे। या वो जंगल में जाकर अपना शिकार कर लेते थे। मतलब जंगल में जाते थे तभी अपना वहाँ पर शिकार कर लेते थे और उन्हें लाकर पका उगा के जैसे भी अपना वो खान पान का उनको जो नियम था उस तौर तरीके पर अपना भोजन प्राप्त करके उन्हें जला के खा लेते थे। हिरण तथा घड़ियाल
हिरण तथा घड़ियाल आपको पता ही कौन से जानवर की हड्डी भी मिली है। मतलब ये जो पुरातत्व हैं इन्होंने जब वो खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की, मतलब ज़मीन के अंदर, तो इनको पता चला कि वहाँ पर हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हैं। इसके ज़रिए अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा के लोग निवासी इनका भी मांस खाते थे। मतलब इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो जितने भी लोग थे वो सब इनका भी मांस खाया करते थे। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल का बड़ा कम प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे वो चावल का मतलब बड़ा कम प्रयोग करते थे। वो चावल इतना अधिक मात्रा में नहीं खाते थे क्योंकि वो अधिक मात्रा में मछली, भैंस, जंगली जितने भी जानवर जंगली होते हैं या पालतू होते हैं वो सब चीज़ें खाते थे, लेकिन इनमें चावल का बड़ा कम प्रयोग होता था। आपको ये तो समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता के निवास के तरीके, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते कैसे थे, क्या चीज़ खाते थे, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो एक तो नगरी सभ्यता थी। नगरी सभ्यता मतलब क्या होती है? नगरी सभ्यता मतलब होती है कि नगर, शहर के तौर तरीके पर वहाँ पर लोग रहते थे। ये मतलब होता है नगरी। जैसे दिल्ली है, दिल्ली नगर है, तो यहाँ पर मतलब शहर ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े मकान वकान ये सब रहते हैं, तो एक ये नगरी सभ्यता है। तो वैसे भी उस ज़माने में जो हड़प्पा थी वो भी एक नगरी सभ्यता थी। मतलब यहाँ कच्ची ईंटों के मकान नहीं थे, यहाँ पक्की पक्की ईंटों के मकान थे, जैसे गलियाँ भी थी यहाँ पर, मतलब हर सुख सुविधा थी उस ज़माने में। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक नगरी सभ्यता। तो चलिए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की बस्ती के बारे में जानते हैं। पहले हड़प्पा सभ्यता की बस्ती कैसे थी? हड़प्पा सभ्यता बस्ती मतलब होता है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। मतलब जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते हैं वो होती है बस्ती। बस्ती आप घर भी कह सकते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछ ले हड़प्पा सभ्यता के घर के बारे में विशेषता बताइए, मतलब उनके घर कैसे होते हैं, तो वो भी आप ये सब लाइन लिख सकते हैं, या बस्ती में भी ये सब लाइन लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो विभागों में विभाजित थीं। जो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती होती थी वो दो विभागों में विभाजित थी। मतलब पहली बस्ती यहाँ होगी तो दूसरी बस्ती यहाँ पर एक कुछ बॉर्डर जैसा बना दी थी, तो दूसरी बस्ती यहाँ पर होगी। मतलब दो विभागों में विभाजित थी। जो जो पहली थी वो कौन थी? दुर्ग। जो पहले मैंने लिख रखा है, जो पहले थी वो थी दुर्ग, और दूसरी कौन थी? निचला। अब चलिए जानते हैं दुर्ग और निचला का मतलब क्या होता है। तो आपको मतलब से पहले बता देता हूँ कि दुर्ग में अमीर अमीर लोग रहा करते थे। मतलब जो दुर्ग होता है यहाँ पर अमीर अमीर जितने भी लोग रहा करते थे, इसमें राजा प्रशासन जितने भी लोग रहा करते थे, ये सब पहली बस्ती में रहा करते थे जिसका नाम था दुर्ग। निचला होता है, निचला में रहता है, पहले बता दूँ, जो निचला होता है ना उसमें क्या होता है, बगल में यहाँ पर ये ऐसे दूसरे नंबर पर हमारी निचला बस्ती, तो यहाँ पर जितना भी है ये सारे यहाँ पर पानी रहता था। तो अगर बाढ़ उड़ की यहाँ पर संभावना होती है कि निचला में, तो यहाँ पर इनको सुरक्षित करने के लिए निचला बस्ती को यहाँ पर रखा जाता था। मतलब जो गांव के जो लोग थे, मजदूर वजदूर, वो यहाँ पर बाढ़ था एक, मतलब पानी था, अगर पानी कभी फट जाए तो उनको यहाँ पर, जो दूसरे नंबर पर जो निचला लोग रहते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है ताकि ये दुर्ग की ओर ना आ सके, ये लोग उस पानी का यहीं पर सामना कर ले। तो ये पुरातत्व बताते हैं कि इस कारण निचला लोगों को नीचे करा जाता था, और वो दुर्ग को जहाँ पर पहले नंबर पर जो दुर्ग था यहाँ पर अमीर, जहाँ पर राजा प्रशासन नेता जितने भी चेला चपाटी लोग रहते हैं यहाँ पर सब रहते थे। एक छोटी थी लेकिन ऊंचाई पर बनी थी। ये जो पहली थी, ये दुर्ग, दुर्ग आपसे पूछे दुर्ग क्या है तो आप लिख देना दुर्ग क्या होती है। मैं इरेज कर देता हूँ सर, फिर आपको बताता हूँ। ये दुर्ग थी ये छोटी थी, मतलब इसके जो मकान थे छोटे छोटे थे, लेकिन ये ऊंचाई पर बनी हुई थी। ये जैसे मकान लीजिए, छोटे छोटे मकान है, और ये निचला के हैं जो बड़े बड़े मकान है, लेकिन ऊंचाई पर ये बनी है ना ये वाली, और निचला में तो ये है। मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए ये एक तरह की मतलब बॉर्डर की तरह लाइन बिछा रखी है। तो मतलब क्या, छोटी छोटी थी लेकिन ऊपर बनी हुई थी, दूसरी बड़ी थी लेकिन नीचे बनी हुई थी। मतलब ये जो दुर्ग थी ये बड़ी बड़ी थी तो इनको ऊपर, ये छोटी छोटी थी तो इनको ऊपर बना दिया गया था, और ये जो बड़ी बड़ी यहाँ पर जो मकान थे इनको कहाँ पर बना दिया था, इनको नीचे बना दिया गया था। तो आपसे पूछे अगर दुर्ग और निचला में क्या अंतर है तो आप बता सकते हैं जो दुर्ग थी वो छोटी होती थी लेकिन हमेशा ऊंचाई पर बनी रहती थी, और जो निचला होती थी वो बड़ी होती थी लेकिन हमेशा नीचे बनाई जाती थी।
पुरातत्व ने इन्हें दुर्ग और निचला का नाम दिया है। आपके सामने यहाँ पर आ गया होगा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। पुरातत्व ने इन्हें दुर्ग और निचला का नाम दिया गया। जैसे मैंने पहले आपको बता दी कि दुर्ग कौन सी होती थी, दुर्ग वो बस्तियां होती थी जो कि दुर्ग वो बस्तियां होती थी जो कि छोटी छोटी थी लेकिन ऊपर बनाई गई थी, और जो निचला थी वहाँ पर की जो बिल्डिंगें होती थी वो बड़ी बड़ी थी, लेकिन उन्हें कहाँ पर बनाया गया था, उन्हें नीचे बनाया गया था। ये थी दुर्ग और निचला का अंतर। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब जो पुरातत्व हैं, जो पुरातत्व मतलब मैं बता देता हूँ पहले, पुरातत्व को लोग कौन से होते हैं। पुरातत्व वह लोग होते हैं जो जमीनों से इतिहास की पुरानी वस्तुओं को खोजने तथा निकालने और उन्हें सबूत तथा इतिहास सच या झूठ के लिए मतलब खोजते हैं। मतलब ये पुरातत्व लोग वो होते हैं जो ज़मीनें, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता जहाँ बसी थी, तो वहाँ पर ये लोग खुदाई करते हैं। खुदाई में जानते हैं कि ये जो हमें बता रखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर थी, एक यहाँ पर शहरी जीवन था, तो ये सच है या झूठ है, तो इसलिए वहाँ पर खुदाई करते हैं। तो ये मतलब ज़्यादा खुदाई करते थे तो इन्हें कुछ अवशेष मिलते हैं जिससे बताते हैं यहाँ पर भी एक बस्ती थी। ये होते पुरातत्व लोग। मैंने आपको 3 पुरातत्व बता दिए थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। पुरातत्व ने इन्हें दुर्ग तथा निचला का शहर का नाम दिया। पुरातत्व इन्होंने किन शहर का नाम दिया, पुरातत्व ने इन्हें दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटें के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग इतनी बड़ी क्यों थी, दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि यहाँ की जो संरचनाएं थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरों से बनी थी। दुर्ग को दीवार से इसलिए घेरा गया था जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग कर दिए गए। आप ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट। मतलब पहला आपसे पूछे कि दुर्ग को ऊंचाई का क्या कारण था, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ जो कच्ची ईंटें की जो चबूतरों थी, ये मतलब ये जो दुर्ग थी कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी हुई थी, और दुर्ग को दीवार से इसलिए घेरा गया था ताकि पता चल जाए यहाँ पर एक नीचे बस्ती है, एक ऊपर बस्ती है। यहाँ पर समझ लें, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले नंबर पर दुर्ग है और ये दूसरे नंबर पर निचला बस्ती है, ठीक है। तो इनको एक ऐसे दीवार से घेर दिया गया। तो यहाँ पर पहली होगी, यहाँ पर दूसरी होगी। अगर आपने क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें भी लिखा है ब्लैक टाउन और वाइट टाउन। तो जो अंग्रेज़ों ने बसाई थी बस्ती, तो उसमें भी एक लाइन खींच दी थी कि यहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ पर अंग्रेज़ रहेंगे और यहाँ पर जितने लोग हैं भारतीय रहेंगे। तो ये था वहाँ पर। तो वैसे भी हड़प्पा सभ्यता ने उस ज़माने में कर दी थी कि एक दुर्ग और निचला थी। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों के ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि यहाँ की जो चबूतरे होते थे बड़ी बड़ी बनी रहती थी, और लेकिन जो यहाँ के जो मकान या चबूतरे होते थे वो छोटे छोटे रहते थे। और यहाँ पर कौन रहते थे, यहाँ पर राजा और जो उनके अधिकारी रहते थे, और यहाँ पर आम जनता लोग रहती थी। आम जनता लोग क्यों रहती थी, क्योंकि ये निचला के पास एक बड़ा सा पानी का वो था, मतलब वो कह सकते हैं एक नदी थी जिससे पानी बहुत ज़्यादा निकलने के, बाढ़ होने की या डूब जाने की आशंका रहती थी। इसलिए निचला व्यक्ति को यहाँ रखा जाए ताकि जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये लोग पानी का वहीं पर कायम कर लें, यहाँ पर दुर्ग की ओर ना आए, क्योंकि दुर्ग में अमीर लोग रहते हैं, उनको कोई कष्ट ना हो। हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण योजना बता दें। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना। अब नगर निर्माण योजना मतलब क्या होता है, ये जो आपके सामने एक वर्ड दिख रहा है नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना मतलब होता है कि जो इनके जो नगर थे, पहले तो आपने इनकी बस्ती समझ ली कि इनकी बस्ती कैसे होती थी। अब जो बस्ती के अंदर जो नगर थे उनके बारे में जानेंगे। तो मतलब ये जो बस्ती हैं, ये पूरी मान लीजिए बस्ती है। अब इनके अंदर छोटे छोटे मकान हैं, ये सड़क है, इधर से पानी वाला वो टैंक लगा हुआ है, इधर से ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना एक बस्ती में। तो ये अंदरूनी का चीज़ कैसा था, तो ये सब जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता की इसकी नगर निर्माण योजना। मतलब आपसे पूछा हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या, तो आप क्या बोलेंगे, नगर निर्माण योजना। यह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर एक योजना के अनुसार बनाए गए थे
जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे कि योजना के अनुसार बनाए गए थे। नगरों की गलियां तथा सड़कों काफ़ी चौड़ी होती थी। और जो नगरों की जो गलियां होती थी ना, जैसे आप मान लीजिए ये मकान है, ये एक और मकान है, तो इसके बीच में सड़क बना दी थी। तो ये सड़क क्या, ये काफ़ी चौड़ी होती थी जी, ठीक है। मतलब नगरों की गलियां तथा सड़कों से काफ़ी चौड़ी होती थी। ये मतलब जो गलियां और सड़कों में आप समझ गए होंगे अंतर। गलियां होती हैं जो छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं, ऐसे पतली पतली सी जो होती हैं गलियां, और सड़कें मतलब होती हैं जो सीधी रहती हैं, एकदम बड़ी बड़ी रहती है, इसमें गाड़ी मोटर चलती थे। तो गलियां और सड़कों मतलब समझ गए होंगे क्या अंतर है। तो नगरों की गलियां तथा सड़कों में काफ़ी चौड़ी होती थी। मतलब जो गलियां होती थी जो गलियां होती छोटी होती थी, लेकिन जो सड़कें होती थी गलियां से काफ़ी चौड़ी होती थी। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पद्धति पर काटती थी। मतलब समकोण पद्धति पर कैसे, जैसे एक सड़क इधर गई, एक सड़क इधर चली गई, एक सड़क किधर गई, एक सड़क किधर गई, मतलब एक पद्धति पर एक सड़क दूसरे सड़क को काटती थी, मतलब रास्ता बनाती थी। लोग पक्की ईंटों के मकानों पर रहते थे। जो लोग थे वो किस में रहते थे, पक्की ईंटों के मकानों पर रहते थे। शासक वर्ग के लोग दुर्ग में रहते थे तथा साधारण लोग निचले रहते थे। तो मतलब ये थी हड़प्पा सभ्यता की कुछ, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे, उनका रहने का जीवन कैसा था। तो अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो अमीर लोग थे वो किस में रहते थे, वो दुर्ग में रहते थे, लेकिन जो गरीब और साधारण व्यक्ति थे वो निचले पर रहते थे। और मैंने उनके डिटेल बता दी कि वो रहते कैसे थे, मतलब किस किस प्रकार का भोजन करते थे, और हड़प्पा सभ्यता की कब उत्पत्ति हुई थी, और इनके जो सड़क ओड़क ये सब कैसे थे, ये भी सब मैंने बता दिया। तो अगले पार्ट में हम सीखेंगे हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उत्पादन, हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता को इतना उच्च सभ्यता के तौर पर क्यों कहा जाता है, तो पूरी डिटेल में जानेंगे। ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में इसलिए जानकारी दे दी ताकि आप दूसरा पार्ट देखें तो आपको अच्छे से बाकी चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये मेरा एपिसोड या लेक्चर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।